Selam Ramzan. Selamun aleyküm Ramzan. Selamun aleyküm. बहुत भाई संगुर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीज़न 3 की आखिरी किस्त में आपने देखा था उस्मान साहब यानी शहर को फतह कर लेते हैं और इस जंग में बहुत सारे सिपाही भी शहीद होते हैं, जिनमें उस्मान साहब के खास सिपाही दाऊद उस्ताद और आइगुल खतून भी शामिल हैं। फतह के बाद उस्मान साहब यानी शहर की आवाम से खिताब करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आप लोगों की इबादत गाहें इसी तरह कायम रहेंगी, तिजारत इसी तरह जारी रहेगी और आपकी मलकियत में जो कुछ है वो आपका ही रहेगा। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, मैं जानता हूँ आप पर टैक्स बहुत ज्यादा हैं, मैं टैक्सों में कमी करूँगा और अब से आपकी जान माल मेरी हिफाजत में है। इसके बाद उस्मान साहब काई कबीले जाकर कबीले वालों से खिताब करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, अब से यानी शहर, एनागोल, ब्लेजिक और तमाम बाकी किलों की तरह काई कबीले की मलकियत हैं। और आपने किस्त के आखिर में देखा था कि सुल्तान अलाउद्दीन का एलची उस्मान साहब को सुल्तान की तरफ से भेजे गए तोहफे पेश करता है। यहाँ सीजन 3 का इख्तिताम हुआ था और सीजन 4 का आगाज अक्टूबर 2022 में होगा। Bunu kabul etmek बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि निज़ामुल मुल्क मलक शाह से वो बच्चा ले लेता है और कहता है या तो आपको रियासत या इस बच्चे में से किसी एक को मुंतखब करना होगा। निज़ाम आलम सीज़न 1 एपिसोड 2 के शुरू में दिखाते हैं मलक शाह तलवार और बच्चे की तरफ देखने लगता है, लेकिन मलक शाह बच्चे की तरफ बढ़ता है तो उसी वक्त वो निज़ामुल मुल्क वही तलवार बच्चे के ऊपर रख देता है और कहता है, अगर आपने ये तलवार वैसे ही फारग छोड़ दी तो ये तलवार मेरे पास नहीं बल्कि दुश्मन के पास जाएगी और इसके बाद ना आप बाकी रहेंगे, ना सल्तनत और ना आपका ये बेटा। उस हैत को याद करो जो आपने मैदान जंग में अपने वालिद के साथ लिया था। ये सुनने के बाद मलक शाह वही तलवार को पकड़ लेता है और पूछता है अब हमें क्या करना होगा। निज़ामुल मुल्क कहता है अहमद की हिफाजत मैं खुद करूँगा। कोई भी ये नहीं जान सकेगा कि ये आपका बेटा है और आप कभी भी इसको दोबारा नहीं देख सकेंगे और इसके बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर मलक शाह बहुत परेशान हो जाता है और वह तलवार इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर निज़ामुल मुल्क कहता है, क्योंकि आप सल्जूकों के सुल्तान बनेंगे, इसलिए आपके हर काम और हर जगह आपका पीछा किया जाएगा। अगर आपने किसी दिन अहमद को देखा और इसे पा लिया, उस वक्त अहमद की ज़िंदगी और सल्तनत की सलामती दोनों ख़तरे में हो जाएंगी। लेकिन आप परेशान ना हो, आपका बेटा भी इस हुक्मरान ख़ानदान का हिस्सा बनेगा। हम किसी तरह एक दलील तैयार करेंगे कि अहमद आपका ही बेटा है। अगर किसी दिन कोई हादसा पेश आ जाए और हुक्मरान ख़ानदान ख़त्म हो जाए तो फिर मैं अहमद को सामने ले आऊँगा और हुक्मरान ख़ानदान मुसीबत में हो। इसके बाद मलक शाह कहता है, जब तक मेरी सल्तनत और मेरे बेटे की सलामती एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तब
तक मैं अपने दिल पर पत्थर रखूँगा। फिर हकीम एक चीज़ मलक शाह को देता है और कहता है, ये बाशूला खातून की तरफ से अपने बेटे की यादगार है, अपने बेटे के लिए निशानी है। मलक शाह उसे ले लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। मलक शाह के जाने के बाद निज़ामुल मुल्क कहता है, ये कोई भी नहीं जान सकेगा कि इसका नाम अहमद है। आज के बाद इस बच्चे की नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। और उस बच्चे को कहता है, आज के बाद तुम्हारा नाम संजार है। उसके बाद 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि 1910। उसके बाद 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। संजार अब बड़ा हो चुका था और वो बातियों यानी कि दुश्मनों के किले में था। और एक बातनी आकर उसके हाथ बांध देता है और कहता है, किसी चीज़ को छुए बगैर इसको पहचानो। और उसकी आंखें बांधते हुए कहता है, आंखों से नज़र आए बगैर देखो। फिर वह संजार और दूसरे 2 लड़कों को किले की दीवार पर चलने को कहते हैं। वो दीवार नाहमवार होती है, लेकिन संजार और दूसरे 2 आदमी इस दीवार पर चलते हैं। इस तरह उन तीनों लोगों में से सिर्फ संजार ही इस दीवार को पार करता है। फिर एक सिपाही आकर उसके हाथ और उसकी आंख भी फिर एक सिपाही आकर उसकी आंख की पट्टी खोल देता है। फिर एक फिदाई के दरअसल ये किला एक बातनियों का किला है और बातनी एक फ़िरका है जिन्होंने तकरीबन हर दौर में ही मुसलमानों की मुखालफत की। ये लोग अपने जंगजू तैयार करते थे और इन्हें असासिन कहा जाता था। आपने असैसिन वाली कुछ मूवीज़ तो देखी होंगी। ये बहुत शानदार जंगजू तैयार करते थे। बातनी बहुत शानदार जंगजू तैयार करते थे और उस वक्त इनके जंगजुओं का एक नाम होता था। लेकिन संजार इस किले में एक जासूस के तौर पर आया हुआ है। उसके बाद संजार बातनियों का लीडर के पास पहुंचता है। वो उसे कहता है, आंखों से नज़र आए बगैर देखने में तुम कामयाब हो गए हो और तुम हमारी ट्रेनिंग के सबसे अहम काम में पास हो चुके हो। वो उसे अपना मकसद भी बताता है कि वो बगदाद के छोटे खलीफा की खिलाफत को ख़त्म करना चाहते हैं और ये कि वो सल्जूक सल्तनत के बादशाह पर गलबा पा सकें। फिर वो संजार से पूछता है, क्या तुम इस खतरनाक रास्ते के लिए तैयार हो? संजार कहता है, मौत तक तैयार हूँ। इतने में एक फ़िदाई वहाँ पर आ जाता है और एक खुफिया चीज़ उसी को देता है तो वह देखकर उसे वापस कर देता है और वो फ़िदाई जाकर उसे अंदर कमरे में रख कर वापस आ जाता है और संजार ये सारा मामला देख लेता है। उसके बाद सुल्तान अल्लाह पर सलान का निज़ार दिखाया जाता है। मलक शाह वहीं अपने वालिद के दरबार पर मौजूद होता है और अपने वालिद की कब्र से बात करते हुए कहता है, मैं आपके रास्ते पर हूँ अब्बू जान। वालिद, मैं आपके रास्ते पर हूँ। आज मैंने उस अहद को जो मैंने आपसे लिया था उसको मैंने पूरा कर दिया। दूसरी तरफ बातनी किले में संजार को दिखाते हैं। संजार छुपाता हुआ बातनियों के लीडर के कमरे में पहुँच जाता है और वहाँ पर एक संदूक खोलता है और उसकी तलाशी लेने लगता है। वहाँ पर उसे एक बेल्ट मिलता है
जिसे वो लपेट कर अपने हाथ पर चढ़ा लेता है। उस पर खुफिया ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ था। संजार वो पढ़कर बहुत हैरान हो जाता है। उस पर लिखा था शैतान के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे और सूरज रोशन हो जाएगा। वो समझ जाता है कि ये लोग सुल्तान मलक शाह को शैतान समझ रहे हैं और ये उसके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं और ये उनके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। दूसरी तरफ सुल्तान मलक शाह को दिखाते हैं। वो अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पर मौजूद था और वो उनसे खिताब करता है और कहता है, मेरे बहादुरों, वो झंडा जो मेरे अब्बू ने बिलासगंज में रखा था, बहुत करीब है कि हम उस झंडे को कुस्तुनतुनिया पर ले जाएंगे। बहुत करीब है कि हम उस झंडे को कुस्तुनतुनिया पर लहराएंगे। वो हम ही होंगे जो हमारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुशखबरी सुनाई थी उस तक पहुँचेंगे और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। हमारा मकसद सच को साबित करना है और अच्छी ज़िंदगी गुजारना है। फिर तमाम सिपाही हमारा सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। दूसरे बादनी किले में दिखाते हैं। बादनी का कमांडर कमरे में दाखिल हो जाता है और संजार भी वहीं पर मौजूद होता है और वो कहता है, अच्छा तो तुम शैतान के जासूस हो। वो सिपाहियों को बुलाने ही लगता है कि संजार उसी पट्टे से उसका गला घोंप देता है, उसका गला दबा देता है और वो बादनी कमांडर वहीं पर मर जाता है। इतने में और सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह संजार इन दोनों को मार देता है, लेकिन पीछे से एक सिपाही आकर संजार को मारने लगता है, लेकिन एक और आदमी आकर उसे मार देता है। संजार उसकी गर्दन पर तलवार रख लेता है और पूछता है, तुम कौन हो? लेकिन वो आदमी कहता है, संजार हमें यहाँ से निकलना होगा। संजार गुस्से से पूछता है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो आदमी कहता है, जिसने तुम्हें सिखाया उसने ही मुझे भेजा है और मेरा नाम बासलान है। फिर संजार अपनी तलवार हटा लेता है। संजार कहता है, हाजी निज़ामुल मुल्क। संजार कहता है, मैंने जो लेना था वो ले लिया। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दूसरा आदमी कहता है, चलो फिर यहाँ से चलते हैं। इस तरह संजार और बासलान उन तमाम सिपाहियों को मार देते हैं, लेकिन एक जख्मी सिपाही आग का गोला उठाकर किले के नीचे रखे हुए तेल के ऊपर डालने लगता है। संजार कहता है, किले के नीचे तेल है, हमें यहाँ से भागना होगा। और इस तरह संजार और बासलान उस किले से भाग जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसे यूनिक बेओक सल्जूक यानी कि निज़ाम आलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है जो कि 1071 की है, जिस वक्त सुल्तान अल्प अरसलान जंग लड़ते हुए बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर तुर्कों के लिए अनातोलिया के रास्ते खोले थे। और दोस्तों, यही वो सल्तनत है जिसने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी की और कुस्तुनतुनिया को फतह किया। इस पूरी सीरीज़ में सुल्तान अल्प अरसलान और उनके बेटे मलक शाह और उनके बेटे संजार को दिखाया जाता है। इस सीरीज़ का आगाज़ बेअज़ीज़ किले में शुरू होने वाली लड़ाई के साथ होता है। इसकी पहली एपिसोड के शुरू में दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसे यूनिक बेओक सल्जूक यानी कि निज़ाम आलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है जो कि 1071 की है, जिस वक्त सुल्तान अल्प अरसलान जंग लड़ते हुए बाज़ंतीनियों को शिकस्त देकर तुर्कों के लिए
तुर्कों के लिए अनातोलिया के रास्ते खोले थे। और दोस्तों यही वो सल्तनत है जिसने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी की और कुस्तुनतुनिया को फतह किया। इस पूरी सीरीज़ में सुल्तान अलप अरसलान और उनके बेटे मलक शाह और उनके बेटे संजार को दिखाया जाता है। कहानी का आगाज़ बेयज़ीद किले में होने वाली लड़ाई के साथ होता है। इस सीरीज़ का आगाज़ बेयज़ीद किले में शुरू होने वाली लड़ाई के साथ होता है, जिसकी पहली एपिसोड की शुरू में दिखाते हैं। और इसी तरह जब हम बरज़म किला फ़तह करेंगे तो हमारे लिए मशरिकी फतवात के रास्ते हमवार हो जाएंगे। एक दिन तुम सुल्तान बनोगे बेटे। रवायात कहती हैं कि बेटा बाप का परचम लेकर आगे बढ़ता है। इसके बाद मलक शाह कहता है, मैं आपको रियासत की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी सरहदों को दुनिया के आखिरी कोने तक ले जाऊँगा, और अगर मैं अपनी बात से फिरूँ तो मेरी तलवार से मेरा सर कट जाए। फिर सुल्तान अपने सिपाहियों की तरफ बढ़ता है और उन्हें कहता है, मेरे बहादुर शेरों, आगे बढ़ो, एक अजीम फतह हमारी मुंतज़िर है। और सुल्तान अपने सिपाहियों को जोश दिलाता है। फिर सुल्तान अपनी तलवार निकाल लेता है और अल्लाह अकबर का नारा लगाता है। इसके साथ ही सिपाही भी अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगते हैं। इसके बाद मंजर चेंज होता है। एक मकान में दिखाते हैं कि एक औरत को बच्चा होने वाला है। इसके बाद फिर जंग के मैदान में दिखाते हैं कि दोनों फौजी आमने सामने हैं और दोनों फौजी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ उसी औरत को दिखाते हैं, वो एक बच्चे को जन्म दे देती है। और दूसरी तरफ मैदान जंग में दिखाते हैं जहाँ पर मलक शाह जख्मी होकर ज़मीन पर गिरा हुआ था। दूसरी तरफ उसी औरत को दिखाते हैं। दरअसल ये औरत सुल्तान अलप अरसलान के बेटे मलक शाह की बीवी है और ये बच्चा उसी मलक शाह का बेटा है। माँ अपने बच्चे को उठाकर उसे प्यार करती है और उसे कहती है, तुम मलक शाह के खून हो और मेरे रब का बहुत शुक्र है कि उसने सही सलामत खैरियत से तुम्हें मुझे अता किया। औरत हकीम से पूछती है, क्या मलक शाह को पैगाम भिजवा दिया है? दूसरी तरफ फिर मैदान जंग में दिखाते हैं और इस तरह जंग का इख्तिताम हो जाता है। सुल्तान अलप अरसलान अपनी फ़ौज के साथ ये जंग जीत जाता है। सिपाही अपने ज़ख्मियों को ले जाते हैं और बचे हुए मुखालिफ सिपाहियों को कैदी बना लेते हैं। उसके बाद सुल्तान निज़ामुल मुल्क की बहुत तारीफ़ करता है कि आप बहुत अच्छे लड़े हो और कहता है, काश्तों को बगदाद, मिस्र, कुस्तुनतुनिया, चीन और फ्रांस भेजो। दुनिया के चारों कोनों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ दुश्मनी करेगा उसका यही अंजाम होगा। इतने में मलक शाह भाग कर सामने आता है और कहता है, अगर आपका हुक्म हो तो हम फतह की खबर खुद जाकर अपने दारुल हुकूमत में देना चाहता हूँ। सुल्तान कहता है, हमारी फतह का ऐलान करने का ये सबसे अच्छा तरीका है और तुम मैदान जंग में बहुत अच्छा लड़े हो मेरे बेटे, और तुमने अपना हक अदा कर दिया है। लेकिन ये याद रखना, हम रज़ाए इलाही की खातिर लड़े हैं ताकि अल्लाह हमें फ़तह पर फ़तह नसीब करे। उसके बाद मलक शाह इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद सुल्तान निज़ामुल मुल्क को कहता है, बरज़म किले के कमांडर को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे हिसाब किताब करना है। दूसरी तरफ मलक शाह को दिखाते हैं, वो अपने सफ़र पर रवाना होता है। उसके बाद एक दिन के बाद दिखाते हैं मलक शाह उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर उसकी बीवी ने बच्चा पैदा किया था। वो अंदर जाता है तो देखता है कि बिस्तर पर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है कि उसी हकीम ने उसके बेटे को उठाया होता है। हकीम मलक शाह को कहता है, आपका एक सेहतमंद बेटा पैदा हुआ है। मलक शाह पूछता है, और मेरी बीवी बशूल हो? हकीम कहता है, वो पैदाइश के बाद बेहोश हो गई थी। दाइयों ने पूरी कोशिश की मगर वो उनको बचा नहीं सकी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी बीवी बशूल हो इस दुनिया फ़ानी से हिजरत कर गई है, लेकिन आपके लिए ये नन्ही सी जान इमानत के तौर पर छोड़ गई है। इसके बाद मलक शाह रोते हुए अपने बेटे को उठा लेता है और हकीम कहता है, उन्होंने जाते हुए कहा था कि जिस तरह आपने हमारे प्यार को पूरी दुनिया से छुपाए रखा, इसी तरह हमारे बेटे को भी पूरी दुनिया से छुपाए रखना। आप दोनों इसका नाम अहमद रखना चाहते थे। फिर मलक शाह पूछता है, बशूलों को कहाँ दफन किया है? आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद हकीम मलक शाह को बसूला की कब्र पर ले आता है। मलक शाह वहाँ बैठ जाता है और कहता है, मेरे लिए तुम जलावतनी पर राज़ी हो गई और अपने बड़े बेटे तापाल से दूर रही और उसकी याद में तड़पती रही। इतने में पीछे से निज़ामुल मुल्क वहाँ पर पहुँच जाता है। मलक शाह कहता है, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। निज़ामुल मुल्क आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर उसकी हिफाजत की। ये सोग मनाने का नहीं बल्कि सीधा खड़े होने का वक्त है मलक शाह। हकीम पूछता है, खैर हो, क्या फ़ौज मुहिम से वापस आ गई है? ये निज़ामुल मुल्क बताता है
کہ سلطان علب ارسلان نے برزم قلعے کے کمانڈر کو اپنے دربار میں بلایا ہوا تھا اور وہ کمانڈر سلطان کی توہین کرتا ہے۔ اس کمانڈر کا مقصد صرف سلطان کے قریب جانا تھا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ جب سلطان اپنے تخت کی جانب واپس لوٹ رہے تھے تو اس کمانڈر نے سلطان پر ایک خفیہ زہر آلود ہتھیار سے حملہ کر دیا اور اس نے سلطان کی پیٹھ پر لگے اس زخم پر وار کیا جسے انہوں نے چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی آخری سانس لیتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میرے بارے میں نہیں بلکہ ریاست کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے۔ نظام الملک فوری طور پر روانہ ہو جاؤ اور میرے تخت پر میرے بیٹے ملک شاہ کو بٹھا دو۔ ہمارا پرچم نہیں گرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم برزم قلعہ فتح کریں گے تو ہمارے لیے مشرقی فتوحات کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ ایک دن تم سلطان بنو گے بیٹے۔ روایات کہتی ہیں کہ جب بیٹا باپ کا پرچم لے کر آگے بڑھتا ہے روایات کہتی ہیں کہ بیٹا باپ کا پرچم لے کر آگے بڑھتا ہے اس کے بعد ملک شاہ کہتا ہے میں آپ اور ریاست کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی سردوں کو دنیا کے آخری کونے تک لے جاؤں گا اور اگر میں اپنی بات سے پھروں تو میری تلوار سے میرا سر کٹ جائے۔ پھر سلطان اپنے سپاہیوں کی طرف بڑھتا ہے اور انہیں کہتا ہے میرے بہادر شیروں آگے بڑھو، ایک عظیم فتح ہماری منتظر ہے۔ اور سلطان اپنے سپاہیوں کو جوش دلاتا ہے۔ پھر سلطان اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد منظر چینج ہوتا ہے اور ایک قبیلے میں دکھاتے ہیں، ایک مکان میں دکھاتے ہیں کہ ایک عورت کو بچہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ کے میدان میں دکھاتے ہیں کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اسی عورت کو دکھاتے ہیں، وہ ایک بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ اور دوسری طرف میدان جنگ میں دکھاتے ہیں جہاں پر ملک شاہ زخمی ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ دوسری طرف اسی عورت کو دکھاتے ہیں۔ دراصل یہ عورت سلطان علب ارسلان کے بیٹے ملک شاہ کی بیوی ہے اور یہ بچہ اسی کا بیٹا ہے اور یہ بیٹا اسی ملک شاہ کا بیٹا ہے اور یہ بچہ اسی ملک شاہ کا بیٹا ہے۔ ماں اپنے بچے کو اٹھا کر اسے پیار کرتی ہے اور اسے کہتی ہے تم ملک شاہ کے خون ہو اور اللہ کا اور میرے رب کا بہت شکر ہے کہ تم صحیح سلامت خیریت سے تمہیں مجھے عطا کیا۔ وہ عورت حکیم سے پوچھتی ہے کیا ملک شاہ کو پیغام بھجوا دیا ہے؟ دوسری طرف پھر میدان جنگ میں دکھاتے ہیں اور اس طرح جنگ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سلطان علب ارسلان اپنی فوج کے ساتھ یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ سپاہی اپنے زخمیوں کو لے جاتے ہیں اور بچے ہوئے مخالف سپاہیوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان نظام الملک کی بہت تعریف کرتا ہے کہ آپ بہت اچھے لڑے ہو اور کہتا ہے قاصدوں کو بغداد، مصر، قسطنطنیہ، چین اور فرانس بھیجو۔ دنیا کے چاروں کونوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ اتنے میں ملک شاہ بھاگ کر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کا حکم ہو تو ہم فتح کی خبر خود جا کر اپنے دارالحکومت میں دینا چاہتا ہوں۔ سلطان کہتا ہے ہماری فتح کا اعلان کرنے کا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور تم میدان جنگ میں بہت اچھا لڑے ہو میرے بیٹے اور تم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا
हम रज़ाए इलाही की खातिर लड़े हैं ताकि अल्लाह हमें फ़तह पर फ़तह नसीब करे। उसके बाद मलिक शाह इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद सुल्तान निज़ामुल मुल्क को कहता है, बर्जन किले के कमांडर को मेरे पास लेकर आओ, मुझे उससे हिसाब किताब करना है। दूसरे मलिक शाह को दिखाते हैं, वो अपने सफ़र पर रवाना होता है। उसके बाद एक दिन के बाद दिखाते हैं, मलिक शाह उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर उसकी बीवी ने बच्चा पैदा किया था। वो अंदर जाता है तो देखता है कि बिस्तर पर कोई भी नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसी हकीम ने उसके बेटे को उठाया होता है। हकीम मलिक शाह को कहता है, आपका एक सेहतमंद बेटा पैदा हुआ है। मलिक शाह पूछता है, और मेरी बीवी बशूल हो? हकीम कहता है, वो पैदाइश के बाद बेहोश हो गई थी। दाइयों ने पूरी कोशिश की मगर वो उनको बचा नहीं सकी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपकी बीवी बशूल हो। इस दुनिया फानी से हिजरत कर गई है, लेकिन आपके लिए ये छोटी सी जान, नन्ही सी जान इमानत के तौर पर छोड़ गई है। इसके बाद मलिक शाह रोते हुए अपने बेटे को उठा लेता है और हकीम कहता है, उन्होंने जाते हुए कहा था कि जिस तरह आपने हमारे प्यार को पूरी दुनिया से छुपाए रखा, हमारे बेटे को भी पूरी दुनिया से इसी तरह हमारे बेटे को भी पूरी दुनिया से छुपाए रखना। आप दोनों इसका नाम अहमद रखना चाहते थे। तो मलिक शाह पूछता है, बशूलों को कहाँ दफन किया है? उसके बाद हकीम, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद हकीम मलिक शाह को बसूला की कब्र पर ले आता है। मलिक शाह वहाँ बैठ जाता है और कहता है, मेरे लिए तुम जलावतनी पर राज़ी हो गई और अपने बड़े बेटे तापड़ से दूर रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था इतने में पीछे से निज़ामुल मुल्क वहाँ पर पहुँच जाता है। निज़ामुल मुल्क मलिक शाह से वो बच्चा ले लेता है। मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, या तो आपको रियासत या इस बच्चे में से किसी एक को मुंतखब करना होगा। निज़ामुल मुल्क आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए एपिसोड 2 के शुरू में दिखाते हैं, तुमने अपनी जान को खतरा। मलिक शाह तलवार और बच्चे की तरफ देखने लगता है, लेकिन मलिक शाह बच्चे की तरफ बढ़ता है तो उसी वक्त वो निज़ामुल मुल्क वही तलवार बच्चे के ऊपर रख देता है और कहता है, अगर आपने ये तलवार वैसे ही फारग छोड़ दी तो ये तलवार मेरे पास नहीं बल्कि दुश्मन के पास जाएगी, और इसके बाद ना आप बाकी रहेंगे, ना सल्तनत और ना आपका ये बेटा। उस अहद को याद करो जो आपने मैदान जंग में अपने वालिद के साथ लिया था। ये सुनने के बाद मलिक शाह वही तलवार को पकड़ लेता है और पूछता है, अब हमें क्या करना होगा? निज़ामुल मुल्क कहता है, अहमद की हिफाजत मैं खुद करूँगा। कोई भी ये नहीं जान सकेगा कि ये आपका बेटा है और आप कभी भी इसको दोबारा नहीं देख सकेंगे और इसके बारे में मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर मलिक शाह बहुत परेशान हो जाता है और वह तलवार इतनी ज़ोर से पकड़ता है कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर निज़ामुल मुल्क कहता है, क्योंकि आप सल्जूकों के बाद